हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक नया वीडियो डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैंने इससे पहले आपके पास उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस में आपके साथ दिखाया था, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 751 पोस्टें इससे पहले ग्रुप सी की निकली हुई थी। ठीक है, अभी 854 पोस्टें जो निकाली गई है, या इससे पहले 131 पोस्टों के आसपास जो व्यक्तिगत सहायक की पोस्टें निकाली गई थी। सिलेबस सबके लिए सेम था, जिसमें हमारे पास 20 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक का मैं आपके साथ आज पार्ट फर्स्ट लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजनों के बारे में, स्वर के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार का आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण से मिलकर ही हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्द के बाद हमारे क्या बनते हैं, तब हमारे वाक्य बनते हैं। वाक्य से हमारे पैराग्राफ आगे, तो हमारा पूरा इसी तरह से। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। तो वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्ण के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप सब लोग जानते हैं, ओ आ इ ई उ। ठीक है, तो अक्षर ज्ञ तक हमारे जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला है। हम इससे जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है कि हिंदी की जो वर्ण होते हैं, कितने वर्ण हैं हिंदी में, 45 वर्ण है। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में एक ऋण जुड़ जाता है, जिसको हम इससे 46 वर्ण ही बन जाते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो उसके बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो स्वर जो हमारे होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हवा जो होती है मुख विवर से स्वतंत्र रूप से निकलते, उसको हम स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर। क्या होता है, मूल स्वर, जिसको हम बोलते हैं लघु स्वर या हर्ष स्वर भी इसको बोलते हैं। मूल स्वर यानी कि जिनके उच्चारण स्थान में कम से कम समय लगता है, उसको हम बोलते हैं मूल स्वर। अर्थात हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम मूल स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ, इ, उ, रि जो होता है वो हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें तो हमें समझ सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक है, या दूसरी वर्णों का भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सहायता लेनी पड़ती है, दूसरे स्वरों की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ओ को ओ के साथ जोड़ेंगे तब आ। ठीक है, तो एक लंबा स्वर लगता है, दीर्घ स्वर लग रहा है, आ ई उ। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर, या हम संयुक्त स्वर की बात करें तो वे या विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर, यानी कि जिनको थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। या कह सकते हैं कि वे स्वर जो विजातीय स्वरों से के संयोग से बनते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ और आओ। तो ए जो होता है ओ और ई से मिलकर बनता है। ठीक है, प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर में आपने इस तरीके से एक साइन देखा होगा, जब पुराने आपने नाटक या कहानियाँ पढ़ी होंगी तो उसमें आपने इस तरीके का एक साइन देखा, जिसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। अब ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन पहले यूज होता था। जैसे कि आपने कहानियाँ में किताब पढ़ी होंगी तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसको बोलते हैं राम। ठीक है, यानी कि जिसका जो उच्चारण स्थान जो होता है, जिसका जो उच्चारण होता है वो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगाएगा, उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों के जो ये तो हमारा था प्रकार। अब इसके उच्चारण के स्थान के हिसाब से इनको देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के हिसाब से इसको देखने के लिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे जो उच्चारण, स्वरों का जो उच्चारण होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अग्रस्वर होता है, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर जो होता है जीवा के प्रथम यानी कि अग्रभाग, यानी कि आगे का जो भाग होता है, वहां से जब उसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं अग्रस्वर। जैसे कि ई ए आई जो होता है वो अग्रस्वर होता है। ठीक है, मध्य स्वर की बात करें, जब जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का समान अवस्था में रहती है, जीवा मतलब कोई भी इसमें अलग नहीं होता है, सिर्फ समान, जैसे कि अ, तो ये होता है हमारा मध्य स्वर। ठीक है, पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च यानी कि पीछे वाला भाग ऊपर उठता है, उसको हम पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे कि आ, उ। ठीक है, उ, ओ, औ, तो ये हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। इसके साथ ही अंग अह आते हैं, जिसको हम अयोगवाह बोलते हैं। अंग अह को अयोगवाह आचार्य किशोरी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी, सॉरी द्विवेदी नहीं, वाजपेयी। तो इन्होंने इसको कहा है कि क्योंकि बिना योग के साथ क्या होते हैं, अर्थ वहन करते हैं, इसके लिए इसको अयोगवाह कहते हैं। तो इनका स्थान जो होता है वो हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है।
अब थोड़े यहाँ पे आपको हम नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे थे स्वर, इसमें हमने पढ़ा है दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संधि स्वर, ठीक है। संधि स्वर के प्रकार, प्लुत स्वर, अग्र स्वर, इसका उच्चारण स्थान जो होता है उच्चारण स्थान के हिसाब से अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान के लिए या उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं व्यंजन। यहाँ हम कहें तो यानी कि वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको इस तरीके से थोड़ा लिखा है, उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल होंगे जो भी प्रकार पढ़ने हैं हम इसी से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है इसको हम बोलते हैं क ख ग घ ग, क वर्ग। तो हमने कहा कि जो व्यंजन वे होते हैं जो किसी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। जैसे कि अब ये क है तो इसको बोलते हैं क, पढ़ते हैं उसको क। तो इसके साथ जब अ जुड़ेगा तब हम बोलते हैं इसको क। तब क्या बोलते हैं क। वही ख, ख धन अ तो आता है ख। तो ये बिना स्वर की सहायता से नहीं उच्चारित हो सकते, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। क्लियर। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे देखते हैं क ख ग घ जो होते हैं क वर्ग होता है च छ ज झ या च वर्ग हो गया ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग हो गया त थ द ध न, त वर्ग हो गया प प ब भ म, प वर्ग हो गया। अब इनको मैंने एक नाम दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपने इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दे रहे। तो एक वाली श्रृंखला में ये आगे, दो वाले में ये आगे, तीन वाले में ये आगे और चार वाले में और पाँच वाले में। तो इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखिए किसी चीज़ को, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वरों के व्यंजनों के प्रकार क्या क्या होते हैं। आप कोई चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, आगे भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इसको चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जो हमारे होते हैं क से म तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं स्पर्शी व्यंजन। मतलब क से म तक 25 व्यंजन हमारे हैं टोटल। तो क से म तक के 25 व्यंजन हमारे क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन मतलब जिनका जो उच्चारण जो होता है वो नाक से होता है, नासिक मार्ग से होता है, इसलिए उसको अनुनासिक बोला गया है ना। तो अनुनासिक नासिक मार्ग से होता है उसको बोलते हैं। या हम कैसे ग यानी ग य ण न म, या हम कह सकते हैं जो पांचवी लाइन जो हमारी थी, जो पांचवा कॉलम जो था वो हमारा क्या था अनुनासिक व्यंजन का था, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कई बार पूछा गया हुआ है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य र ल व, ध्यान रखिए इसको, य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की ऊष्मा गर्माहट निकलती है उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, स श ह, ठीक है। तो हमारा क्या होता है ऊष्म व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा जो होती है उल्टी होती है, उल्टी होकर जो उसकी नोक जो होती है हमारे तालु को टच करती है उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ड़ ढ़, ठीक है। तो हमारी जो तालु होती है जीभ उल्टी हो रही है और जो जो आगे का भाग है उसको तालु को टच कर रहा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ जो व्यंजन होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे कि अक्ष तरह गया, तो अक्ष जो है, अक्ष देखिए अक्ष किस किस से मिलकर बनता है क धन श, तो क्ष क्ष, तो आपका क और क्ष। त्र, तो त्र किससे होता है जैसे त धन र, तो दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला जो तीसरा व्यंजन होता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। अब देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान से हम इसको थोड़ा देखते हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान से। तो पहला हमारा होता है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों की ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछला भाग यानी कि कोमल तालु जो होती है उसको स्पर्श करती है उसे हम कंठ व्यंजन बोलते हैं। या जो हम कह सकते हैं कि जो कंठ ध्वनि से निकलते हैं उसको कंठ व्यंजन बोलते हैं। तो क ख ग घ ग, अब ये याद नहीं रहेगा तो क से आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जो क वर्ग जो होगा कंठ मतलब क, ठीक है। तो कंठ से क वर्ग का जो होगा, जो क वर्ग के जितने वर्ण है वो हमारे कंठ व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का जो अग्रभाग जो होता है वो कठोर तालु को टच करता है। तो देखिए च छ ज झ य स य, ठीक है। तो हमारे होते हैं तालव्य व्यंजन, यहाँ हम कैसे च वर्ग और श और य, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन जो होता है, मूर्धन्य व्यंजन के कठोर तालु, जो कठोर तालु के मध्य भाग का जो मूर्धा हम उसको बोलते हैं, कठोर तालु का जो मध्य भाग होता है ऊपर का जो बीच का भाग होता है वो हमारा होता है तालु का जो बीच का भाग होता है वो हमारा होता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धा कहलाता है। तो जब जीभ जो होती है उल्टी हुई नोक का निचला भाग जो होता है वो मूर्धा को स्पर्श कर, जैसे कि ट ठ ड ढ ण, तो हमारा होता है मूर्ध व्यंजन। अगर हम शॉर्ट ट्रिक में बात करें तो मूर्ध मतलब होता है ट, ठीक है। तो ट वर्ग, तो ट वर्ग जो होते हैं हमारे मूर्ध व्यंजन होते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला है दंत व्यंजन।
दंत व्यंजन जो होता है इनकी जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक जो होती है ऊपरी दांत को टच करती है, जैसे कि त, थ, द, ध, स। ठीक है, तो देखिए जो हमारी जो जो जीभ है वो ऊपरी दांतों को टच करिए, त, थ, द, ध, स। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसकी अगर बात करें, दंत की बात करें, तो त वर्ग का जो होता है, त वर्ग का, ठीक है, और साथ इसमें सौ हम जोड़ देंगे, यानी कि अब हम बात करें तो त वर्ग और प्लस स। तो ये हमारे होते हैं दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन मतलब होता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दोनों ओष्ठ यानी कि श्वास होती है अवरोध होती है, या हम कह सकते हैं कि होंठों की जो हरकत होती है उसको हम बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। नाम से पता चल रहा है, प फ ब भ म। देख लीजिए आपके कितने वर्ण हैं, सिर्फ प फ ब भ म, सिर्फ हमारे होंठ ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम सिर्फ शॉर्टकट बात करें तो हम प वर्ग, ठीक है, तो ओष्ठ व्यंजन होते हैं प वर्ग। दंत ओष्ठ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ जो होता है वो दांतों को स्पर्श करता है, जो नीचे का होंठ होगा वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, जैसे व व व। तो आप देख सकते हैं कि जो दांत हो हमारे निचले होंठ को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए होगा दंत ओष्ठ यानी कि व। वत्स्य व्यंजन जो होता है, वत्स्य व्यंजन जो होता है यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा जो होती है यानी कि जो जीभ जो होती है वो मसूड़ों, देखो वत्स्य जो होता है मसूड़ों को बोलते हैं, ठीक है, या वत्स्य जो होता है मसूड़ को बोलते हैं, तो मसूड़ों को जो टच करता है उसको हम बोलते हैं वत्स्य व्यंजन। तो यानी कि न, र, ल, तो ये हमारे होते हैं वत्स्य व्यंजन। दूसरा है स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन की अगर बात करें तो यानी कि ह स्वतंत्र रूप से बोला जा रही है, कोई वेग नहीं है, ठीक है, तीव्र वेग से स्वतंत्र रूप से ह, ठीक है। दूसरा हम इसको उच्चारण के सही, तो हमारे 8 प्रकार के व्यंजन थे, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम उच्चारण के हिसाब से बोल सकते हैं। तो जैसे कि घोष के आधार पर, एक होता है घोष के आधार पर, दूसरा होता है प्राणत्व के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं घोष के आधार पर। तो घोष के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। नंबर 1 होता है अघोष व्यंजन, दूसरा होता है सघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष या घोष या सघोष, ठीक है। तो अघोष व्यंजन जो होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से जो कंपन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अघोषी व्यंजन। क्या होता बोलते हैं, अघोष व्यंजन। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने क वर्ग लिखा, क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 नाम दे दिया है। तो ये 5 वर्ग, ये देखो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है। तो अब बोला कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, ये हमारे हैं अघोष व्यंजन। तो देखिए या तो हम सीधे डायरेक्टली क्या बोल देंगे, 1 और 2 कॉलम जो हैं वो अघोष व्यंजन है, बाकी 3, 4, 5 जो होंगे वो हो गए सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन की हमारे पास परिभाषा क्या हो गई, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होती है वो सघोष व्यंजन हो जाएंगे। उदाहरण की बात अगर करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम, ठीक है। प्रत्येक वर्ग क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, चौवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसलिए हम सीधे डायरेक्टली इसको ध्यान रखेंगे। 3, 4, 5 के कॉलम जो है वो हमारे होते हैं सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन 1 और 2 कॉलम, जबकि सघोष व्यंजन 3, 4 और 5 कॉलम। क्लियर। अब देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर नंबर 1 हमारा होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या होती है, कम हवा निकलती है, मतलब छोटा सा हमारा उच्चारण जो होता है कम होता है, उसको बोलते हैं हम अल्प प्राण। तो अल्प प्राण तो हमारी परिभाषा हो गई। याद कैसे करना है, प्रत्येक वर्ण वर्ग का, वर्ग क, ख, ग, घ, वही हमारे पास है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मतलब 1, 3, 5 कॉलम जो हमारे होंगे वो हमारे होते हैं अल्प प्राण। महाप्राण जिसके उच्चारण को मुख में अधिक ध्वनि यानी कि जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। क्लियर। यानी कि क वर्ग का दूसरा, चौथा, मतलब अगर हम बात करें क वर्ग की तो क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। च वर्ग की च, छ, ज, झ, य। तो हमारा जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे हैं अल्प प्राण, मतलब क, ग, ग, ठीक है। और महाप्राण लंबी ध्वनि निकल लिए, ख, घ, छ, ज। तो मैं कॉलम में पहले आपको बांट चुका हूँ, तो अल्प प्राण आपको ध्यान रखना 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4,
ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास हिंदी वर्णमाला से संबंधित। इसमें हमने पढ़ा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या हैं, व्यंजनों के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार से हमें इसको याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।